नमस्कार दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की क्लास के अंदर हम ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट की क्लास के अंदर हमने ट्रांसफार्मर के 3 प्रकार हमने देखे कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसके आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, एक स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। दूसरा हमने देखा कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रोड प्रकार का, दूसरा सेल प्रकार का और तीसरा बेरी प्रकार का था। तीसरा हमने देखा था कि फेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब हमारा अगला जो प्रकार आता है वो आता है व्यावसायिक आधार पर। व्यावसायिक आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका पावर ट्रांसफार्मर यानी कि शक्ति परिणामित और दूसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यानी कि वितरण परिणामित। तो आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे कि व्यावसायिक आधार पर जो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करते हैं उन ट्रांसफार्मर की क्या क्या विशेषताएं होती है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, आज हम जिस ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है क्या आपका व्यावसायिक आधार पर। किसके आधार पर? व्यावसायिक आधार पर, व्यावसायिक आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। व्यावसायिक आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो देखिए, व्यावसायिक आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 2 प्रकार का होता है। पहला जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है आपका शक्ति परिणामित। पहला कौन सा होता है आपका? शक्ति परिणामित यानी कि पावर ट्रांसफार्मर। देखते हैं शक्ति ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है। इन ट्रांसफार्मर का जो उपयोग किया जाता है पावर ट्रांसफार्मर, ये क्या होते हैं आपके 3 फेज प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं और इन ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों पर और विद्युत जो उप केंद्र होते हैं, सब स्टेशन होते हैं, वहां पर इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो इन ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्र या फिर इसको बोल सकते हैं पारेषण केंद्र। क्या बोल सकते हैं? पारेषण केंद्र तथा विद्युत उपकेंद्रों पर किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि पावर ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग कहां किया जाता है। तो पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है एक तो विद्युत उत्पादन केंद्र या फिर जो पारेषण केंद्र होते हैं, ट्रांसमिशन स्टेशन होते हैं, उन ट्रांसमिशन स्टेशन के अंदर या फिर विद्युत सब स्टेशन होते हैं, जो विद्युत उप केंद्र होते हैं, उनके अंदर इन पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। फिर आगे लिखना, ये 3 फेज प्रकार के होते हैं। 3 फेज प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये 3 फेज प्रकार के होते हैं। इनकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो जुड़ी होती है स्टार के अंदर और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो जुड़ी होती है डेल्टा में। क्या? इनकी प्राइमरी वाइंडिंग, इनकी प्राथमिक कुंडली स्टार में तथा द्वितीय कुंडली डेल्टा में, द्वितीय कुंडली है और डेल्टा में संयोजित होती है। इनकी जो क्षमता होती है, आपसे पूछा जाएगा कि पावर ट्रांसफार्मर है उसकी क्षमता या पावर ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग क्या होती है। तो पावर जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी रेटिंग 2000 केवीए से 20000 केवीए तक होती है। कितना? 2000 केवीए से 20000 केवीए तक की रेटिंग वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो पावर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। तो इनकी रेटिंग, इन ट्रांसफार्मर की रेटिंग
इन ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो 2000 केवीए से 20000 केवीए, 2000 केवीए से 20000 केवीए तक होती है। तो इन ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी होती है? तो इन ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो 2000 केवीए से 20000 केवीए तक होती है। कितना? 2000 केवीए से 20000 केवीए तक के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो आपके पावर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि पावर ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो अधिकतम कब होती है? तो जब पावर ट्रांसफार्मर आपके फुल लोड के समथिंग काम करते हैं, फुल लोड पर काम करते हैं, तो इनकी दक्षता का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। क्या? पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता फुल लोड पर अधिकतम होती है। पूछा जाएगा कि पावर ट्रांसफार्मर है वो अधिकतम दक्षता पर कब काम करेगा? आधी लोड पर, या फिर आपका 75% लोड पर, या फिर आपका फुल लोड पर। तो जब ये पावर ट्रांसफार्मर आपका फुल लोड पर होता है, कौन से लोड पे होता है? फुल लोड पर होता है, तब इसकी दक्षता का मान क्या होता है? आपका अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम। चीजें समझ में आई? तो पावर ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग कहां पर किया जाता है? तो पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत उत्पादन पारेषण केंद्रों पर किया जाता है या उपकेंद्रों पर किया जाता है। ये वोल्टेज को घटा भी सकते हैं, तो वोल्टेज को क्या कर सकते हैं? ये बढ़ा भी सकते हैं। वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने दोनों ही कार्यों में पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। दूसरा, ये 3 फेज प्रकार के होते हैं। इनकी जो प्राथमिक कुंडली होती है वो स्टार में, और द्वितीय कुंडली होती है वो क्या होती है? डेल्टा में जुड़ी होती है। इन ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो 2000 से कितना होता है? 20000 केवीए तक होती है। और ये ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? जब फुल लोड पर काम करते हैं तो इन ट्रांसफार्मर की दक्षता का मान क्या होता है? आपका अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम। चीजें क्लियर हुई? तो ये हुआ आपका पावर ट्रांसफार्मर। अब व्यावसायिक आधार पर जो दूसरा ट्रांसफार्मर आता है वो आता है आपका कौन सा? तो वो ट्रांसफार्मर आता है आपका वितरण ट्रांसफार्मर। कौन सा? वितरण ट्रांसफार्मर। वितरण ट्रांसफार्मर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो देखिए, जो वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उनका उपयोग किया जाता है विद्युत उपकेंद्रों पर। कहां पर? विद्युत उपकेंद्रों पर, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होते हैं, जो वितरण केंद्र होते हैं, उन वितरण केंद्रों पर इन वितरण ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग विद्युत वितरण केंद्रों पर किया जाता है। तो इनका जो उपयोग है वो विद्युत वितरण केंद्रों पर किया जाता है। इनकी जो क्षमता, इनकी जो रेटिंग होती है, इनकी रेटिंग होती है आपकी कितनी? 500 से 2000 केवीए, या फिर 5 केवीए से 2000 केवीए तक की रेटिंग वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं। क्या? इनकी रेटिंग 5 केवीए से 2000 केवीए तक, 5 केवीए से 2000 केवीए तक होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी होती है? 5 केवीए से 2000 केवीए। अब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी जो छोटे आकार के ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उनकी रेटिंग तो होती है 5 केवीए से 500 केवीए तक, और जो बड़े आकार के होते हैं उनकी रेटिंग होती है 500 केवीए से 2000 केवीए तक। तो अपन क्या लिख देते हैं? इनकी रेटिंग है डायरेक्ट 5 केवीए से कितना होता है? 2000 केवीए। अब ये वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं आपके सिंगल फेज प्रकार के भी होते हैं और 3 फेज प्रकार के भी होते हैं। और इन ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होगा उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो तो जुड़ी होती है स्टार के अंदर, और जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो जुड़ी होती है डेल्टा के अंदर। तो ये भी लिख लो, 3 फेज ट्रांसफार्मर की क्या? 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, 3 फेज ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली स्टार में तथा प्राथमिक कुंडली डेल्टा में, प्राथमिक कुंडली है वो डेल्टा में संयोजित होती है।
द्वितीय कुंडली तो किसमें होती है, स्टार के अंदर, और प्राथमिक कुंडली किसमें होती है, डेल्टा में। कौन से ट्रांसफार्मर की, आपके वितरण ट्रांसफार्मर। तो ये हो गया आपका वितरण ट्रांसफार्मर। इतना ये ध्यान रखोगे काफी है कि इनका उपयोग विद्युत वितरण केंद्रों पर किया जाता है। इनकी रेटिंग है वो 5 केवीए से 2000 केवीए तक होता है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली होती है वो स्टार में, और प्राथमिक कुंडली होती है डेल्टा में। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे पावर ट्रांसफार्मर है वो अधिकतम दक्षता पर कब काम कर रहा था, जब पावर ट्रांसफार्मर पर लोड का मान कितना होता है, फुल लोड होता है। जब ट्रांसफार्मर पर फुल लोड होता है उस कंडीशन में पावर ट्रांसफार्मर अपनी अधिकतम दक्षता पर काम करता है। तो ये जो वितरण ट्रांसफार्मर है ना, इसकी दक्षता का मान अधिकतम कब होगा, जब इस ट्रांसफार्मर पर लोड का मान 50 से 70% होगा। कितना होगा, 50 से 70%। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि जब इस पर लोड का मान 50% से 70% के बीच में होगा, यानी कि या तो हाफ लोड होना चाहिए या हाफ से थोड़ा ज्यादा। तो 50 से 70% जब इस ट्रांसफार्मर पर लोड होगा तब ये ट्रांसफार्मर अपनी अधिकतम दक्षता पर काम करता है। इसको मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो अधिकतम दक्षता पर कितने लोड पर काम करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर काम करेगा जब इस पर लोड का मान 50 से 70% होगा। क्या, वितरण ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर, अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है जब इस पर लोड का मान, जब इस पर लोड का मान 50 से 70% हो। क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर पर लोड का मान कितना होगा, 50 से 70% होने पर ये ट्रांसफार्मर है वो अपनी अधिकतम दक्षता पर क्या करता है, आपका काम करता है। तो इस ट्रांसफार्मर की डिजाइन कुछ इस प्रकार से ही की जाती है कि ये ट्रांसफार्मर जब इस पर लोड का मान 50 से 70% के बीच में हो तो ये अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम करे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो ऑल डे एफिशिएंसी के अंदर मापी जाती है। किसके अंदर मापी जाती है, ऑल डे एफिशिएंसी, यानी कि संपूर्ण दिन के अंदर, एक दिन के रूप में इसकी क्या की जाती है, एफिशिएंसी मापी जाती है। ये भी लिख लो, वितरण ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता, एफिशिएंसी, कौन सी, ऑल डे एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी में मापी जाती है। ऑल डे एफिशिएंसी में मापी जाती है। ऑल डे एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि दिन के अंदर जो 24 घंटे होते हैं उस 24 घंटे के अंदर ऐसे ट्रांसफार्मर को कितना तो इनपुट दिया और इस ट्रांसफार्मर से हमने कितना आउटपुट प्राप्त किया। तो आउटपुट बटे इनपुट, 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर से हमको जो आउटपुट प्राप्त हुआ है वो, और 24 घंटे के अंदर इस ट्रांसफार्मर को हमने इनपुट दिया है वो, उन दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाती है, आपकी ऑल डे एफिशिएंसी, यानी कि संपूर्ण दिन की दक्षता। क्या होती है आपकी, संपूर्ण दिन की दक्षता। तो इसकी जो है संपूर्ण दिन की दक्षता के रूप में इसका क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो व्यवसायिक आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पावर ट्रांसफार्मर, जिसका उपयोग पावर परिपथ यानी कि विद्युत उत्पादन केंद्र और विद्युत उपकेंद्रों पर इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में, सेकेंडरी वाइंडिंग किसमें होती है, डेल्टा में। पावर ट्रांसफार्मर में बात करें, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब लोड क्या रहेगा, आपका फुल लोड होगा। दूसरा ट्रांसफार्मर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसकी जो केवीए रेटिंग होती है वो 5 केवीए से 2000 केवीए तक होती है, और इसका उपयोग है वो वितरण केंद्रों पर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर इसका उपयोग किया जाता है। ये दोनों प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज प्रकार का भी हो सकता है और 3 फेज प्रकार का भी हो सकता है। इसकी जो द्वितीयक वाइंडिंग होती है वो स्टार में, और प्राइमरी वाइंडिंग है वो डेल्टा में जुड़ी होती है। और ये अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर कब काम करेंगे, जब इस पर लोड का मान 50 से 70% होगा। तो दोनों ट्रांसफार्मर आपके कंप्लीट। इसके बाद में आपका जो लास्ट वर्गीकरण आता है वो आता है आपकी आउटपुट क्षमता के आधार पर। आउटपुट क्षमता है उसके आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। क्या, आउटपुट क्षमता के आधार पर। तो आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं समझते हैं। क्या, अगला क्या है आपका, आउटपुट क्षमता के आधार पर
आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण, ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण, आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। देखिए आउटपुट क्षमता के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, पहला तो क्या आता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, पहला आता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा आता है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। दूसरा क्या आता है आपका, तो दूसरा आता है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अब ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी दो प्रकार का होगा, एक तो होगा सीटी और एक होगा पीटी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से ट्रांसफार्मर के बारे में, ऑटो ट्रांसफार्मर। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसफार्मर है, आपकी एग्जाम्स के अंदर इस ट्रांसफार्मर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ऑटो ट्रांसफार्मर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले अपन कौन से ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। तो अब हमारा अगला ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। तो देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर हमने अब से पहले जितने भी ट्रांसफार्मर पढ़े, चाहे वो सिंगल फेज का हो चाहे थ्री फेज का हो, चाहे वो स्टेप अप प्रकार का हो चाहे स्टेप डाउन प्रकार का हो, चाहे कोर प्रकार का, सेल प्रकार का, बेरी प्रकार का, और पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज, थ्री फेज, इतने ट्रांसफार्मर अब से पहले हम पढ़ चुके हैं। इन सब ट्रांसफार्मर के अंदर हमने देखा कि दो वाइंडिंग होती है, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से अलग अलग होती है, पृथक रहती है, वो दोनों वाइंडिंग एक दूसरे को स्पर्श करते नहीं करती है। लेकिन ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर क्या होता है, एक ही वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर एकमात्र ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर एक ही वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। वो एक वाइंडिंग प्राइमरी का भी काम करेगी और सेकेंडरी का भी काम करती है। तो इंपॉर्टेंट, आप पहली बात याद रखोगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी वाइंडिंग लगी होती है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर केवल एक वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का क्या करती है, कार्य करती है। क्या लिखोगे, ऑटो ट्रांसफार्मर में, ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, एक वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी वाइंडिंग, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर एक वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है जो प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलन का कार्य करती है। ये एक ही वाइंडिंग क्या करती है, आपकी प्राथमिक और द्वितीय कुंडली दोनों का क्या करती है, आपका काम करती है। तो देखिए मैं यहां पे बना रहा हूं, ये एक वाइंडिंग है आपकी, ठीक है, ये एक वाइंडिंग है और एक वाइंडिंग की है, यही क्या करेगी, प्राथमिक और द्वितीय दोनों का काम करेगी। अब प्राथमिक वाइंडिंग क्या होती है, जिस वाइंडिंग को हम विद्युत स्रोत के साथ जोड़ेंगे वो कहलाएगी प्राथमिक वाइंडिंग, और जिस वाइंडिंग को हम लोड के साथ जोड़ेंगे वो कहलाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देखिए मैंने इस वाइंडिंग के, अगर मैंने यहां से इस सिरे से और इस सिरे से, इन दोनों सिरों के बीच में यदि मैं सप्लाई सोर्स को जोड़ दूं, क्या, इन दोनों सिरों के बीच में यदि मैं क्या कर दूं, कोई एसी सप्लाई सोर्स को जोड़ दूं, तो ये वाली जो वाइंडिंग हो जाएगी वो कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी, तो इस वाली वाइंडिंग को हम कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग कहेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग, क्योंकि इस वाइंडिंग को मैंने कौन से सोर्स के साथ जोड़ा है, एसी सोर्स के साथ, वी वोल्टेज के साथ इसको मैंने जोड़ा, तो ये ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग बन गई, प्राइमरी। मैं क्या करता हूं, इस ट्रांसफार्मर की ये जो वाइंडिंग है यहां से एक टैपिंग निकालता हूं, और टैपिंग निकाल के इस सिरे और इस सिरे के बीच में क्या जोड़ देता हूं, एक लोड जोड़ देता हूं। क्या, एक लोड को मैंने यहां पर जोड़ दिया, तो ये क्या है आपका लोड। तो अब यहां से लेकर यहां तक की वाइंडिंग पे मैंने क्या लगा रखा है, लोड लगा रखा है। केवल कितनी वाइंडिंग पे, इतनी वाइंडिंग पर मैंने लोड लगा रखा है। तो ये जो वाइंडिंग कहलाएगी ये कहलाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी आपकी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो समझ में आया, ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर केवल एक ही वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, वो एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का क्या कर रही है, काम कर रही है। अब देखिए इस वाइंडिंग के अंदर यदि कुछ धारा प्रवाहित होगी आई, तो वो धारा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में से प्रवाहित होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और जो द्वितीय कुंडली है वो वैद्युतिक रूप से आपस में जुड़ी होती है। कौन से रूप से, वैद्युतिक रूप से आपस में जुड़ी होती है।
जबकि दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर, जो दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से वैद्युतिक रूप से जुड़ी हुई नहीं रहती, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो वैद्युतिक रूप से जुड़ी होती है। दूसरा, इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वही चुंबकीय क्षेत्र इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरेगा, तो दोनों चुंबकीय रूप से भी जुड़ी हुई है, अर्थात ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग वैद्युतिक और चुंबकीय दोनों रूप से क्या होती है आपके जुड़ी हुई रहती है। तो आगे क्या लिखोगे, ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली वैद्युतिक तथा चुंबकीय दोनों रूप से जुड़ी रहती है। दोनों रूप से क्या रहती है आपकी जुड़ी रहती है, वैद्युतिक रूप से भी जुड़ी होती है और चुंबकीय रूप से भी क्या होती है आपके जुड़ी रहती है। अगर मैं बात करूं कि देखिए ट्रांसफार्मर क्या करता है, वैद्युतिक शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। हमने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर देखा कि ये ट्रांसफार्मर है वो वैद्युतिक शक्ति को इंडक्शन के प्रभाव के सिद्धांत पर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इंडक्शन के कारण शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडक्शन के कारण तो शक्ति एक परिपथ से दूसरे परिपथ में जा रही है, उसके साथ साथ शक्ति है इस तार के माध्यम से भी जा रही है, मतलब कंडक्शन के कारण भी जा रही है। तो यहाँ पर जो विद्युत शक्ति का जो ट्रांसफार्मर होता है, विद्युत शक्ति जो भेजी जाती है, पारित की जाती है, वो आपका प्रेरकत्व यानी कि इंडक्शन और चालकत्व यानी कि कंडक्शन दोनों के कारण क्या होती है, प्रभावित होती है। तो क्या बोलोगे, यहां इसमें विद्युत शक्ति को इंडक्शन यानी कि प्रेरकत्व व इंग्लिश में लिख देता हूं इंडक्शन व चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस दोनों के कारण ट्रांसफर होती है। विद्युत शक्ति क्या होती है, इंडक्शन और कंडक्शन दोनों के कारण क्या होती है, ट्रांसफर होती है। अब दो कारण से विद्युत शक्ति ट्रांसफर हो रही है, इस कारण ऑटो ट्रांसफार्मर की जो शक्ति है उसका मान समान रेटिंग के दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर है उसकी तुलना में क्या होती है, ज्यादा ट्रांसफर होती है। क्या होती है, ज्यादा। तो ये चीजें तो समझ में आ गई। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग मतलब सप्लाई से साथ जोड़ा, सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब लोड के साथ जोड़ा। एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करती है। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो वैद्युतिक और चुंबकीय दोनों रूप से जुड़ी होती है। याद रखना, वैद्युतिक और चुंबकीय दोनों रूप से जुड़ी होती है। विद्युत शक्ति का जो ट्रांसफार्मर होती है वो इंडक्शन और कंडक्शन दोनों के कारण शक्ति क्या होती है, आपके ट्रांसफर होती है। फिर आगे क्या लिखोगे, ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ट्रांसफर शक्ति है उसका मान क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। उससे पहले हम देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर, जैसे आपका दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर फेराडे के कौन से म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम कर रहे थे, सह प्रेरण के सिद्धांत पर या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम कर रहे थे। जबकि आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर केवल एक ही वाइंडिंग है। यही वाइंडिंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगी और इस चुंबकीय क्षेत्र को खुद वाइंडिंग ही उस चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगी, काटेगी। तो केवल एक वाइंडिंग है, और जहां पर एक वाइंडिंग होती है और उस वाइंडिंग के कारण जहां विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो विद्युत वाहक बल होता है सेल्फ इंडक्टेंस के कारण। किसके कारण उत्पन्न होता है, वो सेल्फ इंडक्टेंस। तो आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर स्वयं प्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि यहां पर केवल एक ही वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग के अंदर ही चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और ये वाइंडिंग खुद के चुंबकीय क्षेत्र को ही काट कर इसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगी। इस कारण ऑटो ट्रांसफार्मर है वो स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। क्या लिखोगे, ऑटो ट्रांसफार्मर
ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर क्या करता है, आपका कार्य करता है। फिर आपको ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर शक्ति, ट्रांसफर पावर, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वह फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर उस फॉर्मूले से रिलेटेड आपका कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको सोल्व कर लेना। क्या होता है लिखवा देता हूं मैं, एस ऑटो बराबर होता है ए अपॉन ए माइनस 1 गुणा होता है एस टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। यहां पर एस टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर क्या है, यहां पर याद होना चाहिए एस टीडब्ल्यू का मतलब है टू वाइंडिंग, मतलब दो वाइंडिंग वाला जो ट्रांसफार्मर है उसमें शक्ति का मान क्या है, ये दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में शक्ति, ठीक है। एस ऑटो क्या हो जाएगी, तो एस ऑटो है आपके ऑटो ट्रांसफार्मर में पारिस्थित शक्ति। ए बराबर क्या है, ए बराबर है आपका टर्न रेशियो, ए बराबर क्या है आपका टर्न रेशियो है, और टर्न रेशियो है जो ए है इसका मान हमेशा एक से क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। कंडीशन ध्यान रखना, एक का मान हमेशा एक से ज्यादा रखेंगे, यानी कि हमेशा क्या होगा, ए बराबर होगा हाई वोल्टेज वाइंडिंग में टर्न बटे होगा लो वोल्टेज वाइंडिंग में टर्न। तो टर्न रेशियो हमेशा हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज लेंगे। अगर टर्न रेशियो का मान एक से कम आता है तो इस फॉर्मूले को अपन उल्टा कर देंगे, उल्टा करके टर्न रेशियो का मान हमेशा क्या करेंगे, एक से ज्यादा लेंगे। एक कंडीशंस ध्यान रखना कि यहाँ पर ए बराबर टर्न रेशियो है और ए का मान हमेशा एक से ज्यादा होता है। अगर मान एक से कम हो रहा है तो जो भी संख्या है, जैसे मैंने निकाला कि यहाँ पर है 100 और यहाँ पर कितने हैं 10, तो ए का मान कितना है आपका 100 में मैंने 10 का भाग दिया तो 10, लेकिन अगर यही संख्या ऐसी हो जाती 10/100 हो जाती तो अब यहाँ पर ए का मान कितना आता, 1/10 यानी कि 0.1 आ जाता। तो यहाँ पर ए का मान क्या हो गया, एक से कम हो गया, तो मैं इस संख्या को क्या करूंगा, उल्टा नीचे वाली संख्या को तो ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर वाली संख्या को नीचे ले जाऊंगा, ए का मान कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का मान है वो हमेशा क्या लेते हैं अपन, एक से ज्यादा लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखोगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो शक्ति ट्रांसफर की जाती है वो टू वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर की तुलना में कितनी ज्यादा होती है। तो टू वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर के अंदर जो शक्ति है उसको टर्न रेशियो से जब मैं गुणा करूंगा तो तब जाके क्या होगी, वो ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा पारिस्थितिक शक्ति के बराबर होगी। याद रहेगा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस फॉर्मूले पर अपन न्यूमेरिकल करेंगे कि किस प्रकार आपसे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है आपका, लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है आपका, कम होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, कम। लीकेज फ्लक्स क्या होता है, वह फ्लक्स या प्राइमरी वाइंडिंग का वह फ्लक्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग में से नहीं गुजरता है वही क्या कहलाता है, लीकेज फ्लक्स कहलाता है। लेकिन यहां पर तो देखिए ये वाली जो कॉमन वाइंडिंग है यहां से लेकर यहां तक की ये जो वाइंडिंग का हिस्सा है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम कर रही है। तो यहां पर इस वाली वाइंडिंग का तो पूरा का पूरा फ्लक्स किसमें से जाएगा, सेकेंडरी में से होकर जाएगा। तो यहां पर तो लीकेज फ्लक्स का आधी वाली वाइंडिंग के अंदर तो लीकेज फ्लक्स का मान क्या होगा, 0। अगर लीकेज फ्लक्स होगा थोड़ा बहुत तो कौन सी वाली वाइंडिंग, इस आधी वाली वाइंडिंग के अंदर होगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या लिखोगे, ऑटो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है आपका, कम होता है। अब लीकेज फ्लक्स का मान कम है तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न होने वाले वोल्टेज का मान क्या रहेगा, ज्यादा। इस कारण ऑटो ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग का मान दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या लिखोगे,
ऑटो ट्रांसफार्मर की। देखिए हर लाइन से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए हर लाइंस को आपको याद करना है। ऑटो ट्रांसफार्मर में या ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग, ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक होती है। केवी रेटिंग भी क्या होती है आपके, अधिक होती है। अब देखिए दूसरा, दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर के अंदर तो कितनी वाइंडिंग लगा रहे थे हम, दो, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर केवल कितनी वाइंडिंग लगा रहे हैं, एक। अब एक वाइंडिंग को बनाने के लिए हमको कम तांबे की, कम चालक पदार्थ की आवश्यकता होगी। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो चालक पदार्थ होता है वो क्या होता है, कम प्रयोग होता है, अर्थात चालक पदार्थ की क्या होती है, बचत होती है। चालक पदार्थ कौन, आपका कॉपर, क्योंकि वाइंडिंग को किसकी सहायता से बनाया जाता है, कॉपर की बनाई जाती है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है, चालक पदार्थ यानी कि कॉपर की क्या होती है, बचत होती है, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही वाइंडिंग बनाई जाती है। आगे क्या लिखोगे, ऑटो ट्रांसफार्मर में, ऑटो ट्रांसफार्मर में चालक पदार्थ यानी कि कॉपर कम प्रयोग किया जाता है, कम प्रयोग किया जाता है। अब जो चालक पदार्थ है दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में कितना कम प्रयोग किया जाएगा, तो देखिए उसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, जी ऑटो बराबर होता है A-1/A गुणा होता है जी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। यानी कि जी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर तो क्या हो जाएगा आपका, दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर के अंदर प्रयुक्त चालक पदार्थ, क्या जी, यहां देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखना, अगर इनसे न्यूमेरिकल आ गए ना तो फिर आप अटक जाओगे, इसलिए मैं आपको फॉर्मूले जरूर लिखा रहा हूं। आपकी बुक्स के अंदर शायद ये फॉर्मूले नहीं दे रखे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये फॉर्मूले याद रखना, मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। जी टू वाइंडिंग क्या है आपका, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त चालक पदार्थ, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त चालक पदार्थ तो क्या होगा, GTW होगा। जी ऑटो क्या हो जाएगा, तो जी ऑटो हो जाएगा आपका ऑटो ट्रांसफार्मर में, किसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त चालक पदार्थ। ऑटो ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त चालक पदार्थ क्या हो जाएगा आपका, जी ऑटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी ऑटो। ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर वही होगा, क्या, टर्न रेशियो होगा। ए बराबर क्या होगा आपका, टर्न रेशियो, और टर्न रेशियो का मान हमेशा एक से क्या रखेंगे, ज्यादा, हमेशा हाई वोल्टेज अपॉन क्या लिखेंगे अपन, लो वोल्टेज रखेंगे। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ए बराबर है आपका क्या, टर्न रेशियो। ए बराबर क्या है आपका, टर्न रेशियो, और इसका मान हमेशा ए से के एक से क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। क्या होता है, एक से ज्यादा। तो ये क्या होता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर है जो एक वाइंडिंग प्रयोग की जाती है और उसके अंदर भी फेरों की संख्या है वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में कम रखे जाते हैं। इस कारण ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉपर यानी कि जो चालक पदार्थ होता है उस चालक पदार्थ की क्या हो जाती है, हमको बचत हो जाती है। अब कितना चालक पदार्थ की बचत होगी उसका मान निकालने का यह फॉर्मूला है, जी ऑटो बराबर होता है A-1/A इंटू जी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो जी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या है, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त चालक पदार्थ है, उसको लिखेंगे अपन जी TW से, और ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्रयुक्त चालक पदार्थ है उसको लिखूंगा जी ऑटो से। ए बराबर क्या होता है आपका, टर्न रेशियो होता है, इसका मान हमेशा एक से क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। चीजें क्लियर आपका, तो ये हुआ आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। इसके बाद में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग कहां पर किया जाता है। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग इंडक्शन मोटर को चालू करने में, किसमें, इंडक्शन मोटर को चालू करने, और जो आपका प्रयोगशाला है उसके अंदर वेरिएबल एसी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। आगे क्या पूछा जाएगा आपसे कि ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग कहां पर किया जाता है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग, क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग, पहला लिखेंगे इंडक्शन मोटर को, इंडक्शन मोटर को चालू करने में,
इंडक्शन मोटर है उसको चालू करने में किसका प्रयोग करेंगे? ऑटो ट्रांसफार्मर का। दूसरा लिखेंगे अपन क्या? तो दूसरा लिखेंगे प्रयोगशाला में परिवर्तित या अलग अलग मान की, प्रयोगशाला में अलग अलग मान की एसी सप्लाई, अलग अलग मान की एसी सप्लाई प्राप्त करने में, प्रयोगशालाओं में अलग अलग मान की एसी सप्लाई प्राप्त करने में भी हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। अब ऑटो ट्रांसफार्मर से ही हम क्या करते हैं? वेरिएक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेरिएक। तो अगर मैं क्या करूं, इस ऑटो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, क्या इस ऑटो ट्रांसफार्मर की ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में यदि मैं बहुत सारी टैपिंग निकाल दूं और उन टैपिंग की सहायता से, इस ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से अलग अलग मान की एसी वोल्टेज प्राप्त करूं, तो वो यंत्र क्या कहलाता है? आपका वेरिएक कहलाता है। क्या कहलाता है? वेरिएक। अब ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ना, उसको भी अपन स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार का बना सकते हैं। देखिए प्रेजेंट टाइम में प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो टर्न्स की संख्या कितनी है, यहां से लेकर यहां तक, तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर टर्न्स की संख्या इतनी है और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर सिर्फ इतने से टर्न है। तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो टर्न्स एनपी है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न एनएस है, तो इस वाले डायग्राम में एनपी का जो मान हो रहा है वो एनएस से ज्यादा है। इस कारण ये ट्रांसफार्मर कौन सा हो जाएगा? स्टेप डाउन प्रकार का। तो जैसा हमने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पढ़े थे, वैसे के वैसे ही ऑटो ट्रांसफार्मर ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये है स्टेप डाउन प्रकार का। कौन सा है? स्टेप डाउन प्रकार का ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर भी आपके दो प्रकार के बना सकते हैं। लिख लो, ऑटो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, ऑटो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो ट्रांसफार्मर है वो है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पहला कौन सा होगा? स्टेप अप। और दूसरा जो ट्रांसफार्मर होगा वो होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होगा? स्टेप डाउन। अब अप और डाउन तो आपको पता ही है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा? सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग के फेरों की संख्या की तुलना में ज्यादा होगा, जबकि स्टेप डाउन के अंदर क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या ज्यादा होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में मैं लिखा देता हूं आपको वेरिएक क्या होता है। क्या? वेरिएक। तो देखिए वेरिएक के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग से हम क्या करेंगे? 8 से 10 टैपिंग निकाल लेंगे। जैसे यहां से एक टैपिंग निकाली, एक ये, तो ऐसे मैंने क्या कर ली, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत सारी टैपिंग निकाली। अब क्या करूंगा? एक सिरा तो मैं यहां से जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा लोड का, एक सिरा लोड का तो मैंने यहां से परमानेंट रूप से क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब इसका जो दूसरा वाला सिरा है, इसमें क्या करेंगे? एक बार इसको यहां से जोड़ दिया, एक बार इसको यहां से जोड़ दिया, एक बार इसको यहां से, ऐसे अलग अलग टैपिंग के साथ जोड़कर अपन क्या कर सकते हैं? अलग अलग मान का एसी वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइस है वही क्या कहलाती है? आपकी वेरिएक कहलाती है। क्या? ऑटो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में से 8 से 10 टैपिंग निकालकर उसे परिवर्तित मान की एसी सप्लाई प्रदान करने वाली युक्ति बना लेते हैं, जिसे वेरिएक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं अपन? वेरिएक कहते हैं। तो चीजें समझ में आई कि वेरिएक क्या होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में से यदि मैं 8-10 टैपिंग निकालकर उससे यदि अलग अलग मान का एसी वोल्टेज प्राप्त करूं, तो वो युक्ति ही क्या कहलाती है? आपका वेरिएक कहलाती है। चीजें क्लियर? अब ऑटो ट्रांसफार्मर है, उस ऑटो ट्रांसफार्मर की दक्षता है वो क्या होती है? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में क्या होती है? आपकी ज्यादा होती है। तो इस ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या? इस ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? आपकी उच्च होती है। तो देखिए आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है वो कंप्लीट हो चुका है।
ये सारी चीजें आपको ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर याद रखनी है। अब अगला जो हमारा ट्रांसफार्मर आएगा वो ट्रांसफार्मर होगा आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। कौन सा होगा आपका? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो अगला ट्रांसफार्मर है हमारा कौन सा? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। कौन सा देखेंगे अब? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। तो देखिए अगला ट्रांसफार्मर है आपका कौन सा? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। देखिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका करंट ट्रांसफार्मर यानी कि धारा परिणामित, और दूसरा होता है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि विभव परिणामित। ये दोनों के दोनों ट्रांसफार्मर है, इनका उपयोग एक का तो उच्च वोल्टेज को मापने के लिए और एक दो धारा ट्रांसफार्मर है उसकी सहायता से उच्च करंट का मान मापने के लिए इन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो एज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि मापक यंत्र की तरह इनका उपयोग किया जाता है। इस कारण इन ट्रांसफार्मर को हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। तो इन ट्रांसफार्मर की सहायता से हम क्या करते हैं? बहुत ज्यादा मान की विद्युत धारा और ज्यादा मान के वोल्टेज, इन दोनों को मापने के लिए जिन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है उन ट्रांसफार्मर को हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। कौन से ट्रांसफार्मर कहते हैं उसको? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो ट्रांसफार्मर आता है वो आता है आपका धारा परिणामित्र। पहला कौन सा है आपका? धारा परिणामित्र यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। पहला कौन सा आता है आपका? तो पहला आता है आपका करंट ट्रांसफार्मर। ये जो करंट ट्रांसफार्मर है इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सीटी। क्या लिखते हैं इसको? सीटी। तो देखिए जो पहला जो ट्रांसफार्मर होता है वो धारा परिणामित्र करंट ट्रांसफार्मर यानी कि क्या कहलाता है? सीटी कहलाता है। तो समझते हैं कि सीटी है वो क्या होता है, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है और इसकी सहायता से किस राशि का मापन किया जाता है। तो देखिए करंट ट्रांसफार्मर के अंदर कोई दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये सीटी जो ट्रांसफार्मर है एक क्या है आपका? स्टेप वोल्टेज अप और करंट क्या है? अपचा एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है। अर्थात ये क्या करता है? उच्च मान की करंट को निम्न मान की करंट में क्या करता है? आपका बदलने का काम करता है। तो करंट का मान क्या करता है? ये कम करता है। इस कारण इसको क्या बोलेंगे अपन? विद्युत धारा अपचायक ट्रांसफार्मर। दूसरा, करंट का मान तो कम करता है लेकिन वोल्टेज का मान क्या करता है? बढ़ाता है। इस कारण इसको अपन क्या बोलेंगे? उच्चायक वोल्टेज। तो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो विद्युत धारा के रूप को तो क्या करता है? कम करता है, जिसे इसे अपचायक धारा ट्रांसफार्मर या उच्चायक वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। तो समझ में आया? तो इसके अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक तो होती है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या कम होती है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो फेरे होते हैं, टर्न्स होते हैं, वो एक या दो होते हैं। कितने होते हैं? एक या दो, बहुत कम होते हैं। और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या रखी जाती है? बहुत ही ज्यादा। तो देखिए इस ट्रांसफार्मर की अगर मैं संरचना बनाना चाहूं तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होगी? बहुत ही ज्यादा। लेकिन इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी क्या होगी? इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी उसके अंदर एक या दो फेरे ही इसके अंदर क्या किया जाता है? प्रयोग किए जाते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या कम होती है तथा जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके अंदर फेरों की संख्या क्या होती है? आपके ज्यादा। तो इसके प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर तो सिर्फ एक या दो टर्न होते हैं, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या ज्यादा होती है। तो क्या बोलेंगे इसको? ये क्या करेगा? करंट का मान तो कम करेगा। क्या? करंट का मान तो क्या करेगा? कम, लेकिन वोल्टेज का मान क्या कराएगा? बढ़ाएगा। तो इसे बोलेंगे वोल्टेज उच्चायक और करंट अपचायक ट्रांसफार्मर। अपचायक का मतलब कम करने वाला। तो इसके ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके साथ यहाँ पर क्या लगा होता है? एक एमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है? एक एमीटर। ये एमीटर क्या करता है?
इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें जाने वाली धारा के मान को क्या करता है, मापता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर एक या दो टर्न या फिर सीधा चालक पदार्थ ले सकते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या बहुत ज्यादा रखी जाती है। सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ एक कम वैल्यू का एमीटर क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 100 से 200 एम्पियर की करंट, कितना, 100 एम्पियर से जो 200 एम्पियर की करंट है उसको क्या करेगा, 1.5 से 2 एम्पियर की करंट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। मतलब 100 एम्पियर की करंट को कितना, 1.5 एम्पियर की करंट में कन्वर्ट कर देगा। और जब 100 एम्पियर की करंट को 1.5 एम्पियर की करंट में बदल देगा तो उस 1.5 एम्पियर की करंट को हम इस एमीटर की सहायता से क्या कर लेंगे, माप लेंगे। तो वैसे परिपथ जिनके अंदर विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा होता है, उन परिपथों के अंदर विद्युत धारा का मापन करने के लिए इस करंट ट्रांसफार्मर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो क्या लिखोगे, इसका उपयोग बहुत ज्यादा मान की विद्युत धारा मापन में किया जाता है, विद्युत धारा मापन में किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग बहुत ज्यादा मान की विद्युत धारा मापन में किया जाता है, याद रखना, करंट ट्रांसफार्मर। फिर क्या रखोगे, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में, इसकी प्राथमिक कुंडली में एक या दो फेरे तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, आपके फेरों की संख्या अधिक होती है। द्वितीय कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। फिर आगे क्या लिखोगे, यह ट्रांसफार्मर 150 एम्पियर से 200 एम्पियर की विद्युत धारा को 1.5 एम्पियर से 2 एम्पियर में 1.5 से 2 एम्पियर में परिवर्तित कर देता है। अब 1.5 से 2 एम्पियर की जो विद्युत धारा है, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो एमीटर लग रहा है उसकी सहायता से क्या कर लिया जाता है, माप लिया जाता है। आगे लिखोगे क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवाहित विद्युत धारा को एमीटर की सहायता से माप लिया जाता है। ठीक है, कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग की विद्युत धारा है इसको इस एमीटर की सहायता से क्या कर लिया जाता है, माप लिया जाता है। तो करंट ट्रांसफार्मर यानी कि जो सीटी ट्रांसफार्मर है वो क्या है आपका, एक धारा अपचायक तथा वोल्टेज क्या है आपका, वोल्टेज उच्चायक का मतलब स्टेप अप, वोल्टेज स्टेप अप वाली युक्ति है। तो बहुत ज्यादा मान की विद्युत धारा को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, करंट ट्रांसफार्मर। संरचना समझ में आ गई। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर एक या दो टर्न्स होंगे। प्राइमरी वाइंडिंग है उसको अपन मोटे तार, किससे, मोटे तार वो कम फेरों वाली, जबकि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको पतले तार व ज्यादा फेरों वाली बनाई जाती है। तो अब तारों की संख्या, यहाँ पर टर्न्स की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज ज्यादा होगा। अब वोल्टेज ज्यादा होगा तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये विद्युत धारा को तो क्या करता है, डाउन करता है, स्टेप डाउन करता है, यानी कि अपचायक करता है, लेकिन वोल्टेज को क्या करता है, आपका स्टेप अप करता है।
100 से 200 एम्पियर की विद्युत धारा को 1.5 से 2 एम्पियर के अंदर कन्वर्ट करके इस सेकेंडरी के अंदर जो एमीटर लगा रखा है उस एमीटर की सहायता से विद्युत धारा का क्या कर लेते हैं, हम मापन कर लेते हैं। तो पहला ट्रांसफार्मर आपका कंप्लीट हुआ कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंदर जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। अब इसमें जो सेकंड नंबर पे जो ट्रांसफार्मर आता है वो आता है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि पीटी। इसकी संरचना और इसकी कार्य प्रणाली जस्ट इसके क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो सेकंड नंबर पे जो ट्रांसफार्मर होगा वो होगा आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। क्या होगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि पीटी। क्या होगा, पीटी। इसको अपन बोलेंगे क्या हिंदी में, विभव परिणाम मित्र। क्या बोलेंगे, विभव परिणाम मित्र। तो इसकी अगर संरचना की बात करूं तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या होती है, फेरों की संख्या। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, आपकी ज्यादा होती है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके अंदर 1 या 2 फेरों का ही क्या किया जाता है, आपका उपयोग किया जाता है। अब ये तो कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी इसकी, तो ये तो हो जाएगी इसकी प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सी, प्राइमरी। और ये कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगी इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसके प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होती है, कम। अब ये काम करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर एक वोल्टमीटर लगा देंगे जो 150 वोल्ट के समथिंग का होगा। 150 वोल्ट का क्या लगा देंगे, एक वोल्टमीटर। यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग में एक वोल्टमीटर लगा देंगे। अब ये क्या करेगा, इसमें फेरों की संख्या कम है तो ये वोल्टेज के मान को तो क्या करेगा, कम करेगा। वोल्टेज के मान को क्या करेगा, कम। यानी कि ये जो 11 केवी या फिर यह जो 22 केवी का वोल्टेज है, 11 या 22 केवी का जो वोल्टेज है उसको ये 50 से 100 वोल्ट में बदल देगा। कितने में, 50 वोल्ट से 100 वोल्ट के अंदर क्या कर देता है, आपका बदल देता है। 11,000 वोल्टेज को 50 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इसका हम उपयोग कहां पर कर रहे हैं, उच्च मान का वोल्टेज मापने के लिए। बहुत उच्च मान के वोल्टेज को मापने के लिए हम इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो क्या लिखोगे, इस ट्रांसफार्मर की सहायता से, इस ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च मान के वोल्टेज का मापन किया जाता है, मापन किया जाता है। तो इस ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च मान के वोल्टेज का, किसका, वोल्टेज का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। फिर आगे क्या लिखोगे, यह है 11 केवी से 22 केवी वोल्टेज को 50 वोल्ट से 100 वोल्ट में, 50 वोल्ट से 100 वोल्ट में बदल देता है। क्या, 11,000 से 22,000 वोल्टेज को 50 से 100 वोल्ट के अंदर क्या कर देता है, बदल देता है। फिर आगे लिखोगी, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक, इसके प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक तथा द्वितीयक वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होती है। फेरों की संख्या क्या होती है, कम। आगे क्या लिखोगे, यह है वोल्टेज स्टेप अप यानी कि वोल्टेज स्टेप डाउन यानी कि वोल्टेज अपचायक तथा करंट स्टेप अप यानी कि विद्युत धारा उच्चायक प्रकार का यंत्र। समझ में आ गया। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, कहां पर उपयोग करेंगे, उच्च मान का वोल्टेज मापन के लिए इस ट्रांसफार्मर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्या काम करता है, 11 केवी से 22 केवी का जो वोल्टेज है उसको 50 से 100 वोल्ट के अंदर क्या कर देता है, बदल देता है। इसके प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक, तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। ये वोल्टेज को तो स्टेप डाउन करता है यानी कि अपचायक करता है, कम करता है,
लेकिन जो करंट है उसको क्या करता है, स्टेप अप, यानी कि विद्युत धारा का मान क्या करता है, बढ़ाता है। तो उच्च मान का वोल्टेज मापने के लिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि पीटी का क्या कहते हैं अपन उपयोग करते हैं। तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका सीटी और दूसरा होता है पीटी। दोनों चीजें समझ में आई, कहां पर उपयोग करेंगे, तो उच्च मान की विद्युत धारा और उच्च मान का वोल्टेज मापने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, आपके उपयोग करते हैं। अब इसके बाद में आपके दो ट्रांसफार्मर हो जाते हैं जो आपके स्पेशल ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। क्या स्पेशल ट्रांसफार्मर की बात करें कि जो विशिष्ट ट्रांसफार्मर है वो आपके दो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तो होता है आपका आइडियल ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्या स्पेशल ट्रांसफार्मर, स्पेशल ट्रांसफार्मर के अंदर हम दो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर, एक तो हम क्या पढ़ेंगे, आदर्श ट्रांसफार्मर, और दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन का मतलब पृथककारी ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो विशिष्ट जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर हम दो ट्रांसफार्मर देखेंगे, एक तो होता है आदर्श आइडियल और दूसरा देखेंगे आइसोलेशन। आदर्श ट्रांसफार्मर को इंग्लिश में बोलते हैं अपन आइडियल ट्रांसफार्मर, क्या बोलेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर। जबकि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है उसको अपन बोलेंगे क्या, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर, सबसे पहले देखते हैं अपन आइडियल ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर देखते हैं कि जो आइडियल यानी कि आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसकी संरचना कैसे होती है। तो देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिस ट्रांसफार्मर के अंदर शक्ति का मान, जिस ट्रांसफार्मर के अंदर हानि का मान क्या हो, जीरो। जिस ट्रांसफार्मर के अंदर हानि का मान जीरो हो वो ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। अर्थात इस ट्रांसफार्मर के अंदर जितना इसको इनपुट के अंदर वोल्टेज दिया जाएगा उतना का उतना ही हमको आउटपुट में प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इस ट्रांसफार्मर के अंदर खर्च होने वाली शक्ति का मान क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर क्या लिखोगे, इस ट्रांसफार्मर में हानि का मान, हानि का जो मान होता है वो क्या होता है आपका, शून्य होता है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर हानि का मान क्या होता है, शून्य। अब देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर जो हानि होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी लोह हानि, क्या होती है, लोह हानि, और दूसरी होती है आपके ताम्र हानि। ये जो लोह हानि होती है वो कोर के अंदर होती है, किसके अंदर होती है, कोर के अंदर। और ये जो ताम्र हानि होती है ये वाइंडिंग के अंदर होती है। ये तो किसके अंदर होती है, वाइंडिंग के अंदर, और ये किसके अंदर होती है, कोर के अंदर। ये लोह हानि है, ये भी क्या होती है आपके दो प्रकार की होती है, एक होती है हिस्टैरिसीस हानि, क्या होती है आपकी, एक तो हिस्टैरिसीस हानि होती है और दूसरी क्या होती है आपके भंवर धारा हानि होती है। क्या होती है, भंवर धारा हानि। अब ये वाइंडिंग के अंदर भी एक तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर ताम्र हानि होगी और एक क्या होगी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या होगी, ताम्र हानि। तो ट्रांसफार्मर के अंदर इन सब हानियों का मान क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर आइडियल ट्रांसफार्मर है उसके अंदर हिस्टैरिसीस आने का मान जीरो, भंवर धारा आने का मान जीरो, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो ताम्र हानि होती है उसका मान भी क्या होता है, जीरो। अब ये भंवर धारा और हिस्टैरिसीस आने का मान जीरो कब होगा, जब उस कोर का रिलेक्टेंस क्या होगा आपका, शून्य होगा, और उस कोर की परमिबिलिटी क्या होगी आपकी, अधिकतम होगी। क्या, इस ट्रांसफार्मर की क्या लिखेंगे, इस ट्रांसफार्मर की कोर, इस ट्रांसफार्मर की जो कोर है, कोर का रिलेक्टेंस, इस ट्रांसफार्मर की कोर का रिलेक्टेंस क्या होता है आपका, शून्य होता है। क्या होता है आपका, शून्य होता है। ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसका रिलेक्टेंस क्या होता है आपका, शून्य होता है। दूसरा क्या लिखोगे, इस ट्रांसफार्मर की कोर की परमिबिलिटी यानी कि चुंबकशीलता, इस कोर की चुंबकशीलता का मान क्या होता है, चुंबकशीलता का मान क्या होता है आपका, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर कोर का रिलेक्टेंस शून्य और चुंबकशीलता का मान क्या होगा, अनंत होगा। तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर हिस्टैरिसीस हानि और भंवर धारा हानि का मान क्या हो जाएगा, जीरो।
अब ट्रांसफार्मर के अंदर ताम्र हानि का मान 0 कब होगा, जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रतिरोध का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसके अंदर होने वाली जो I स्क्वायर R हानि है, इस R का मान 0 हो जाएगा, तो इस ताम्र हानि का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आगे क्या लिखोगे, इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध, सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है आपका, 0 होता है। प्रतिरोध क्या होता है आपका, 0 होता है। तो आपसे पूछे कि आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग्स होती है उनका प्रतिरोध कितना होता है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध का मान 0 होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसकी चुंबकशीलता का मान अनंत होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसके रिलेक्टेंस का मान क्या होता है आपका, 0 होता है। चीजें समझ में आई। अब इसके अंदर क्या होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, 0। अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जितना फ्लक्स पैदा होता है वो सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरता है। अब प्राइमरी वाइंडिंग का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजर रहा है, तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स का मान, इस ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है आपका, 0 होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है आपका, 0। आगे क्या लिखोगे, जब लीकेज फ्लक्स का मान 0 है तो इस ट्रांसफार्मर में कपलिंग गुणांक का मान कितना होगा, तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर कपलिंग गुणांक का मान कितना होगा, इकाई होगा। जब प्राइमरी वाइंडिंग का सारा फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजर रहा है तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कपलिंग गुणांक K होता है उसका मान कितना होगा आपका, इकाई होगा, यूनिटी होगा। तो इस ट्रांसफार्मर में कपलिंग गुणांक, क्या कपलिंग गुणांक, और कपलिंग गुणांक को किससे लिखते हैं, K का मान क्या होता है, यूनिटी होता है। क्या होता है, यूनिटी, यानी कि इकाई होता है। क्या होता है, इकाई होता है, यानी कि K बराबर क्या होता है आपका, 1 होता है। फिर आपसे पूछे कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के अंदर जो रिएक्टेंस होगा X, वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस होगा उस रिएक्टेंस का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का प्रतिघात, क्या प्रतिघात, और प्रतिघात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस किसको लिखते हैं, X से। तो रिएक्टेंस X का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब बताइए, जब रिएक्टेंस का मान 0 है तो इस ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर है उसका मान कितना होगा, यूनिटी होगा। कितना होगा, यूनिटी। तो इस ट्रांसफार्मर पावर फैक्टर, यानी कि शक्ति गुणांक, क्या शक्ति गुणांक क्या होता है आपका, यूनिटी होता है। क्या होता है, यूनिटी, यानी कि इकाई होता है। क्या होता है आपका, इकाई। तो इस ट्रांसफार्मर है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है आपका, इकाई होता है। तो आपको ये आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर आपको ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि आइडियल ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसके अंदर लॉसेस, यानी कि शक्ति का मान 0 होता है। शक्ति आपकी भंवर धारा हानि हो सकती है, हिस्टैरिसीस हानि हो सकती है, ये दोनों हानियां कोर के अंदर होती है। तो कोर का रिलेक्टेंस 0 होता है, कोर की चुंबकशीलता का मान अनंत होता है, इस कारण इन दोनों हानियों का मान क्या हो जाता है, 0। दूसरी हानि होती है ताम्र हानि। ताम्र हानि प्रतिरोध के कारण होती है, तो इस वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है उसका मान भी 0 है, तो ताम्र हानि का मान भी क्या हो गया, 0 हो गया। इस ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज फ्लक्स का मान 0 होता है, अर्थात लीकेज फ्लक्स का मान 0 है, तो कपलिंग गुणांक का मान क्या हो जाएगा आपका, यूनिटी हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग का सारा फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरेगा। इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में रिएक्टेंस, यानी कि प्रतिघात का मान क्या होता है, 0 होता है। और जब रिएक्टेंस का मान 0 होगा तो इसका जो यूनिटी है, इसका जो पावर फैक्टर है वो क्या कहलाएगा आपका, यूनिटी होगा। क्या होगा, यूनिटी। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया आपका, आदर्श ट्रांसफार्मर, यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब स्पेशल ट्रांसफार्मर के अंदर आपका दूसरा जो ट्रांसफार्मर आता है वो आता है आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, यानी कि पृथककारी परिणाम वितरक।
आइसोलेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? पृथककारी। क्या बोलेंगे? पृथककारी। तो पृथककारी ट्रांसफार्मर यानी कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो ट्रांसफार्मर आता है वो है आपका आइसोलेशन। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यानी कि पृथककारी, पृथककारी परिणामित्र, पृथककारी परिणामित्र। अब देखिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो ज्यादा वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर होते हैं ना, जिनके अंदर वोल्टेज का मान बहुत ज्यादा होता है, उन ट्रांसफार्मर को लोड और सप्लाई, उन ट्रांसफार्मर के अंदर लोड और सप्लाई, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए, उन दोनों को आइसोलेट करने के लिए, उन दोनों को पृथक करने के लिए हम जिस ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं वो ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? आपका आइसोलेशन या पृथककारी ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो उच्च वोल्टेज वाले परिपथों में क्या? उच्च वोल्टेज तथा उच्च विद्युत धारा, उच्च विद्युत धारा वाले ट्रांसफार्मर वाले परिपथों को, वाली उच्च वोल्टेज वाली परिपथों को या वाले परिपथों में लोड तथा सप्लाई को, लोड तथा सप्लाई को संयोजित करने के लिए, लोड तथा सप्लाई को संयोजित करने के लिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। अब इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा? तो इस ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो मतलब N2/N1 का अनुपात, टर्न रेशियो का जो अनुपात होता है वो 1:1 क्या होता है? 1:1 होता है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर टर्न रेशियो का अनुपात कितना होता है? 1:1 होता है। टर्न रेशियो क्या होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या और प्राइमरी वाइंडिंग है उसके अंदर जो फेरों की संख्या है उसका अनुपात ही क्या कहलाता है? आपका टर्न रेशियो कहलाता है। अर्थात इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के अंदर फेरों की संख्या क्या रहेगी? बराबर रहेगी। अब बताइए प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जितने फेरे हैं उतने ही फेरे यदि सेकेंडरी वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंगों के अंदर फेरों की संख्या समान है, तो क्या वोल्टेज का मान घटेगा बढ़ेगा क्या? तो नहीं। जितना वोल्टेज प्राइमरी साइड होगा उतना का उतना ही वोल्टेज हमको सेकेंडरी साइड मिलेगा। अब जितना वोल्टेज सप्लाई का इस तरफ है प्राइमरी साइड, उतना का उतना ही लोड की तरफ। तो लोड और सप्लाई को एक दूसरे से केवल सेपरेट करने के लिए ही हमने आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाया। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर ना तो लोड का मान क्या करता है, ना तो वोल्टेज के मान को घटाता है और ना ही वोल्टेज के मान को क्या करता है? बढ़ाता है। तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो टर्न रेशियो है उसका अनुपात कितना होता है? आपका 1:1 होता है। क्या होता है? 1:1। फिर क्या लिखोगे? इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या रहती है? आपकी समान रहती है। क्या रहती है? समान। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के अंदर फेरों की संख्या समान हो। इन दोनों के अंदर जो टर्न रेशियो है उसका अनुपात कितना हो? 1:1 हो। वो ट्रांसफार्मर कौन सा कहलाता है? आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। यह ट्रांसफार्मर, आगे क्या लिख सकते हो? यह ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान में, वोल्टेज तथा विद्युत धारा, वोल्टेज तथा विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो ये ट्रांसफार्मर ना तो वोल्टेज का मान चेंज करता है और ना ही विद्युत धारा का,
वोल्टेज और विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। इस कारण इस ट्रांसफार्मर को हमने कौन सा आइसोलेशन कहा। आइसोलेशन का मतलब क्या है, देखिए ये आपका एक ट्रांसफार्मर मैंने लगाया इधर से और एक सेम ट्रांसफार्मर मैंने इधर से लगाया, ठीक है। इधर लगा हुआ है कौन, आपका लोड, और इधर लगा हुआ है सप्लाई। क्या लगी हुई है, सप्लाई। तो ये जो क्या है, सप्लाई का वोल्टेज बहुत ज्यादा है, या इस सप्लाई का एक तो वोल्टेज ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और एक क्या है, करंट बहुत ज्यादा है, और इधर क्या है आपका ये लोड है। अब लोड को यदि मैं डायरेक्ट ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट वाली जो सप्लाई है, जो भी लाइन है, उसके साथ लोड को यदि डायरेक्ट जोड़ूंगा तो स्पार्किंग के कारण वहां पर आग लग सकती है। जो जोड़ने वाला जो कारीगर है, जो टेक्नीशियन है, उसको विद्युत झटका लग सकता है, उसकी जान को क्या हो सकती है, जोखिम हो सकती है। इस कारण हमने इस लोड को और इस सप्लाई को आपस में जोड़ने के लिए बीच में क्या लगा दिया, एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, और वो ट्रांसफार्मर कौन सा हो जाएगा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। अब इधर यदि आपका 400 केवी की सप्लाई है, 400 केवी की सप्लाई है, तो इधर भी वोल्टेज कितना मिलेगा आपको, 400 केवी मिलेगा, क्योंकि ना तो ये वोल्टेज के मान को घटाता है और ना ही वोल्टेज के मान को घटाता है। तो ये जो इधर तो है लोड और इधर कौन है, आपकी सप्लाई। इस लोड और सप्लाई को आपस में जोड़ने के लिए जो ट्रांसफार्मर काम में लेंगे, वो ट्रांसफार्मर कौन सा कहलाएगा, आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। चीजें समझ में आई। तो देखिए हमने ट्रांसफार्मर के जो वर्गीकरण का टॉपिक था, उस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। वर्गीकरण के अंदर जितने भी प्रकार के आपके ट्रांसफार्मर बन सकते थे, उन सब ट्रांसफार्मर को हमने बहुत अच्छे से और कवर किया। तो जितना भी चीजें मैंने आपको लिखवाई है बोर्ड के अंदर, वो सारी चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लाइन से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए, तो हर लाइन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रत्येक लाइन को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।